Morning student, today we start our second chapter. The name of the chapter is Nutrition in Animal and Human Beings. Okay, animal and human beings are classified as heterotrophs because directly or indirectly they depend upon other plants and animal for nutrition. Animals और human being को classified किया गया है हेट्रोट्रॉपिक्स ग्रुप में, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से ये प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज यूटिलाइजिंग इट फॉर गेटिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. व्हाट वी कॉल द न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड and utilizing it for getting energy is for growth and repair is called nutrition. मतलब वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिसका प्रयोग हम अपने वृद्धि तथा विकास के लिए करते हैं. Now the plants synthesize their own food बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा खुद बनाता है. बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं. वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं. द न्यूट्रिशन नीड इन डिफरेंट इन एनिमल कंपेयर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स. जैसा ग्रीन प्लांट्स को अपनी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उसके विपरीत उससे अलग न्यूट्रिशन की आवश्यकता मनुष्यों को या एनिमल्स को पड़ती है. एनिमल्स ईट प्लांट एज वेल एज द अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. एनिमल्स ईट प्लांट्स, जो जानवर होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं और इसके साथ साथ वो दूसरे जानवरों को भी खाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ताकि वो एनर्जी को प्राप्त कर सके. न्यूट्रिशन इज टेकिंग इन ऑफ फूड बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन क्या है? टेकिंग ऑफ द फूड बाय बॉडी एंड यूटिलाइजिंग इट टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द बॉडी. और इसका उपयोग वो किस लिए करते हैं? एनर्जी के उत्पादन के लिए. एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस ऑन द बेसिस ऑफ हर ईटिंग हैबिटेट. जैसे भी मनुष्य है, एनिमल हैं, इन्हें हम 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं: हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. और इनके कैटेगराइज करने का बेस क्या है? उनकी ईटिंग हैबिट. ओके, हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स दैट ईट्स ओनली प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल आर नोन एज हर्बीवोरस. फॉर एग्जाम्पल डियर, बेफेलो, काउ, गोट, पांडा, हॉर्स एक्सेट्रा. नाउ इट इज क्लियर द एनिमल विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ओके, carnivorous animals that eat other animals and hence indirectly take food from green plant of their survival. For example, tiger, fox, cat, dog, lion, leopard, snake, whale, shark etc. वो जानवर जो किसी अदर जानवर के ऊपर आधारित होते हैं अपने भोजन के लिए, वो कार्निवोरस कहलाते हैं. और इसके अंतर्गत कौन कौन से जानवर आते हैं? टाइगर है, फॉक्स है, डॉग है, कैट है. ये सारे क्या करते हैं? ये उन जानवरों को खाते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं. इस तरह से ये क्या प्लांट्स पर इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं. नाउ द ओमनिवोरस. Animals that eat both plant and other animals as well as for their survival.
जो जानवर प्लांट्स और जानवर दोनों को खाते हैं अपने जीवित रहने के लिए, वो ओमनिवोरस कहलाते हैं। ओमनिवोरस के अंतर्गत ह्यूमन बींग्स, स्क्वायरल, पिग, मंकी, बियर्स एक्सेट्रा आते हैं। हियर इज द फिगर ऑफ डियर, टाइगर, ह्यूमन बींग एंड पिग। न्यूट्रिशन इन एनिमल, जैसे कि जानवर अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। एनिमल कंज्यूम्स देयर फूड इन सॉलिड ऑर्गेनिक फॉर्म्स, जो भी जानवर होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार लेते हैं, सॉलिड ऑर्गेनिक फॉर्म्स में लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड बाय इंजेशन विच इज subsequently digested and absorbed is known as holozoic nutrition. The mode of nutrition, न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, मतलब सॉलिड फूड को खाने की प्रक्रिया में, इंजेशन, सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब, मतलब किसी चीज़ को काटना, चबाना, उसका डाइजेशन होना और उससे एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एगिशन आर 5 स्टेज ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। दीज ऑल द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. Number 1 is ingestion. In the process of taking food inside the body by an organism, the method of taking food inside the body for different organisms, animals suck, capture, chew or swallow their food. जैसे जानवर होते हैं, हर एक जानवर में अपने भोजन को अंतःग्रहण करने की ये अलग अलग तरीका होता है। कुछ जानवर होते हैं जो सक करते हैं, कुछ पकड़ कर खाते हैं, कुछ च्यू करके खाते हैं और कुछ निगल लेते हैं अपने भोजन को। नाउ दिस इज ऑल अबाउट इंजेशन. द सेकेंड वन इज डाइजेशन. इस टेकिंग फूड, जो कि हमने भोजन ले लिया है, उसका डाइजेशन किस प्रकार होगा. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाय इंटरनल मैकेनिज्म into similar and soluble form with the help of digestive juice is called digestion. जो भी फूड हम इनटेक करते हैं उसमें वो कहाँ शरीर में अंदर जाता है और यह एक तरह का इंटरनल मैकेनिज्म होता है. इस मैकेनिज्म में डाइजेस्टिव जूस के द्वारा कॉम्प्लेक्स जो भी मटेरियल होते हैं वो सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में बदल दिए जाते हैं. यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है. और यह प्रक्रिया हमारे या जानवरों के स्टमक में पूर्ण होती है. नाउ द थर्ड मेथड इज एब्जॉर्प्शन. आफ्टर द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस व्हेन द सॉल्युबल फॉर्म ऑफ बॉडी food is utilized by the cell of the body is known as absorption. जो भी हमारा soluble form होता है बॉडी में, जो खाने से हम प्राप्त करते हैं, वो सेल्स, बॉडी सेल्स के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन. द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी fluids such as blood. Okay, now the fourth one is assimilation. The utilized of the absorbed nutrients for producing energy and growth is called assimilation. जो भी हमने न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व किया है उससे ऊर्जा का उत्पादन और वृद्धि क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है. इसी प्रक्रिया में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है. नाउ द फिफ्थ वन इज एगिशन. द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्ट और अनयूटिलाइज्ड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एगिशन.
जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वह इन चारों प्रक्रियाओं से होती हुई अंत में जो अनडाइजेस्ट अपचित भोज्य पदार्थ या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? एगिशन कहलाता है। ओके, इज इट क्लियर? ऑल द 5 steps in the digestion. Okay, now nutrition in amoeba. अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन or rounded dense nucleus and many small bubbles like vacuoles in its cytoplasm. जैसा कि हमने बताया कि ये अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है और बबल्स लाइक वैक्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली change its shape and position. It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. जो ये अमीबा होता है ये अलग अलग जगहों से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आकार का अपने फीट निकालता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट ये कहते हैं। और इसका प्रयोग वह मूवमेंट के लिए और अपने भोजन को पकड़ने के लिए करता है। अमीबा फीड्स बोथ ऑन प्लांट एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक एनिमल मेकिंग इट एन ओमनिवोरस. इट फीड्स ऑन बैक्टीरिया, माइन्यूट एल्गी, डायटोमस, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स like protozoa, nematodes and even dead organic matter. The amoeba simply take the food by the pseudopodia and then absorbing it through the cell wall. ये जो अमीबा है ये डायरेक्टली अपने स्यूडोपोडिया से अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है और उसको अपने सेल वॉल के अंदर कर लेता है। The indigested food is acting upon by digestive juice released by the food vacuole and breaking down the assimilation nutrients. These nutrients directly mix with the cytoplasm and are used for the growth, maintenance and reproduction of the organism. The undigested food is simply expelled फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सेल वॉल. जैसा कि सेल वॉल के अंदर अपने फूड को अमीबा कर लेता है तो उससे जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होती है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में घुल जाती है, जो कि उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस में सहायक होता है और अनडाइजेस्ट फूड आसानी से बाहर शरीर के सेल वॉल के द्वारा चला जाता है. Now the next nutrition in paramecium. It is another a unicellular organism. Paramecium is another unicellular organism. It has stiff hair-like projection called cilia all around the body, which are used for ingestion. The constant movement of cilia help in ingestion of food, which is digested and assimilated in a simpler way as in amoeba. ये जो यूनिसेलुलर पैरामीशियम होता है इसके चारों तरफ हेयर्स लगे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, जिसका प्रयोग या मूवमेंट के लिए और अपने फूड को पकड़ने के लिए करता है। और अनडाइजेस्ट फूड जिस तरह अमीबा से आसानी से इसके शरीर से बाहर चला जाता है। न्यूट्रिशन इन हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स वो जानवर जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं।
Herbivores like buffalo, cows and other grass-eating animals chew continuously even when they are not eating grass. Some herbivores have a special structure in their stomach which is called rumen. जो हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे बफेलो है, गाय हैं, ये क्या हैं, अक्सर अपना मुंह को चलाती रहती हैं. जब वो घास नहीं भी खाती हैं तब भी वो अपने मुंह को क्या करती हैं, चलाती रहती हैं. इस तरह के हर्बीवोरस एनिमल्स के स्टोमक में एक विशेष संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, rumen. These animals quickly gather food, chew it rapidly, mixed with saliva and swallow it hurriedly and then stored in a rumen. ये जो जानवर होते हैं ये बहुत जल्दी से अपने भोजन को च्यू करते हैं और उसमें सलाइवा मिला करके उसे अपने पेट में स्टोर कर लेते हैं. The food is rent back to mouth in a small bit and animal chew the food. This process is called rumination and these animals are called ruminants. और जब ये अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वापस ये स्टोमक से अपने मुंह में छोटे छोटे बाइट्स को ला करके उसे चबाते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, rumination. और इस तरह के जानवरों को हम क्या कहते हैं, ruminants. मतलब जो भी जानवर जुगाली करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ruminants. The food which come back from rumen to mouth is called, hence their animal are also called cud. The food which come back from rumen to mouth is called cud. Hence these animals are also called cud chewing animal. जैसे कि उनका भोजन rumen से वापस माउथ में आता है तो इसको क्या कहते हैं हम, cud. और इस तरह के जानवर जो कि अपने च्यूइंग को स्टोमक से निकालकर जुगाली करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, cud chewing animal. They brought back food again to mouth for chewing because the nutrient remain locked mostly in cellulose. The green part of plant which contains cellulose cannot be digested by this animal and thus the bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. ऐसा यह प्रक्रिया इन जानवरों में इसलिए होता है क्योंकि ये प्लांट में उपस्थित सेल्यूलोज को पचाने में सहायक नहीं होती हैं. इनके जो स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस जो होती हैं वहाँ पे बैक्टीरिया मिलती हैं घास में, वह क्या करती हैं, रूमेन में जो बैक्टीरिया मिलती हैं वो प्लांट के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में सहायक होती हैं. द रूमिनेट्स हैव कॉम्प्लिकेटेड स्टोमक कंसिस्टिंग ऑफ 4 चैम्बर. जो ये रूमिनेट्स होते हैं इनकी जो स्टोमक होती है ये बहुत ही जटिल होती है. इसमें 4 चैम्बर होते हैं. पहला होता है रूमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ओसम और चौथा होता है एबोमसम. ये 4 चैम्बर उसके स्टोमक में उपस्थित रहते हैं. ये देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम है बफेलो का. ओके, यहाँ से भोजन जाता है, इसोफेगस है और ये 4 चैम्बर हैं. देखा, ये क्या है, ओमसम, ये इंटेस्टाइन है इसकी. ओके, ये रूमेन है, एबोसम है. ये चैम्बर क्या कहलाता है, एबोसम. ओके, ये 4 चैम्बर होते हैं उसके स्टोमक में बफेलो के. द फर्स्ट 3 चैम्बर ऑफ स्टोमक हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल सेल्यूलोज. जो पहले के 3 चैम्बर्स होते हैं
वो सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होते हैं। दे कंटेन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम at the junction of small and large intestine. It contains certain bacteria which digest cellulose present in the food. Abomasum constitute the real stomach, whereas rumen, reticulum and osums are considered as a part of food pipe. बात समझ में आई। जो स्टमक के 4 चैम्बर्स होते हैं उसमें केवल रूमन ही जो होता है वो स्टमक कहलाता है, और बाकी रेटिकुलम ऑसम्स आर कंसीडर एज अ फूड पाइप। द फूड सॉलिड फर्स्ट गोज इनटू रूमन। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है? रूमन में जाता है। हेंस इज हियर इट इज ग्रेटेड एंड मूव्ड इनटू द रेटिकुलम। यहाँ से ये रेटिकुलम में जाता है। फ्रॉम वेयर इट इज रिटर्न टू द माउथ एज कर्ड, और रेटिकुलम से ये वापस माउथ में कर्ड के रूप में आता है। आफ्टर थॉरली चूइंग एंड मिक्सिंग विथ सलाइवा इट इज swallowed फॉर द सेकेंड टाइम एंड देन डाइजेस्टेड फर्दर इन द रिमेनिंग चैम्बर। और इस फूड को फिर से अच्छे से चबाने के बाद सेकेंड टाइम ये अपने दूसरे चैम्बर्स में डाइजेशन के लिए ले जाते हैं। द ऑसम्स एंड ओबोसम्स इन एबोसम्स इट इज इन देयर इट इज 3 डाइजेस्टेड इन अ सिमिलर वे एज अ ह्यूमन बॉडी, एंड फाइनली इट सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स where the absorption of the nutrient occur. This is the type of digestion in the herbivorous animal. Now the next topic is nutrition in human beings. The nutrition in human beings. Humans have well developed digestive system in comparison to other living organisms. These human digestive system break down the complex food into small molecules. जो मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तुलना में वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं वो भोज्य पदार्थ के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। फूड इज टेकन फ्रॉम द माउथ एंड फ्रॉम देयर इट पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन इन द बॉडी। हम अपना भोजन अपने मुंह से ग्रहण करते हैं और उसके बाद यह शरीर के विभिन्न भागों से, अंगों से होकर गुजरता है। These organs together form a food canal called alimentary canal or digestive system और digestive tract. ये सारे ऑर्गन मतलब ये सारे अंग एक साथ एक कैनाल बनाते हैं जिन्हें हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। The process of breaking down the food और डाइजेशन इज़ बोथ अ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। भोजन का पाचन 2 प्रक्रियाओं में होता है। ये मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है, मतलब इसमें रसायनों का मिलने की भी प्रक्रिया होती है। द केमिकल डाइजेशन में प्राइमरली बी attributed by enzyme which are basically protein released by the body itself। और ये जो केमिकल डाइजेशन होता है इसमें शरीर से ही उत्पन्न एंजाइम भोजन में अपने आप मिल जाते हैं। माउथ एंड माउथ कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, रेक्टम and anus are the part of alimentary canal. These are all the parts of alimentary canal. The other associated digestive glands
विद दिस सिस्टम आर सिलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। और इन ऑर्गन्स के अलावा और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं वो कौन कौन से हैं? सिलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। ये सारे एंजाइम्स हैं जो कि फूड में केमिकल रिएक्शन करने में सहायक होते हैं। These glands secrete digestive juice which convert complex food substance into simpler one. The taking of food inside the body is known as ingestion, which take place through our mouth. और हम अपने भोजन को जो अपने मुंह से ग्रहण करते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंजेशन। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. And now the first part in the digestive tract is mouth, where we take our food, and this process is called ingestion. Okay, mouth contain teeth, tongue and salivary gland. हमारे मुंह में क्या क्या चीज़ें होती हैं? दांत होती है, हमारी जीभ होती है और एक केमिकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारे टंग से रिलीज होती है. इट ओपन इनटू अ लार्ज कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी. और यह कहाँ पे खुलती है? बकल कैविटी में. द बकल कैविटी इंक्लूड्स लिप्स, टीथ, टंग इन एडिशन टू माउथ. और ये बकल कैविटी क्या होती है? इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? हमारे लिप्स आते हैं, टीथ आती हैं, टंग है और हमारा मुंह एक साथ इन्हें क्या कहलाता है? बकल कैविटी. डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ वेयर फूड इज फिजिकली ब्रोकन डाउन बाय च्यूइंग बाय टीथ इनटू सिंपलर पार्टिकल्स. यहीं से डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है जो कि हमारे भोजन को दांतों के द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में काटने से शुरू होती है. यह एक फिजिकल प्रक्रिया है. सिलिवरी ग्लैंड सेक्रेट सलेवा टू सॉफ्टन द फूड फॉर इजी सॉलोइंग. सिलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलती है ये हमारे भोजन को सॉफ्ट करती है. द सलाइवा कंटेन एंजाइम दैट बिगिन टू डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द माउथ, ब्रेकिंग डाउन इट डाउन टू ग्लूकोज. जो सलाइवा हमारे टंग से रिलीज होती है ये स्टार्च के डाइजेशन में सहायक होती है और ये स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है. ओके, इसीलिए हमारा खाना अगर हम जब दांतों से चबाते हैं तो ग्लूकोज के मिलने के वजह से मीठा हो जाता है. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज टीथ इन द बकल कैविटी. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? इट इज द टीथ. Teeth are hard structure which are rooted in separate socket in gums. जो हमारा दांत है वो क्या होता है? एक रूटेड, जिसमें जड़ें होती हैं उस दांत में और वो हर एक जबड़े में उसकी जो रूट होती हैं वो उस जबड़े में जुड़ी हुई होती हैं. There are different type of teeth present in our mouth which are classified into different group on the basis of their structure and function. हमारे मुंह में जो दांत होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं और इन 4 प्रकार को उनके किस आधार पे हम लोगों ने बांटा है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उसकी संरचना और उनके कार्य के आधार पर हमने अपने दांतों का विभाजन 4 भागों में किया है. फर्स्ट इज इंसीजर. द नंबर ऑफ इंसीजर आर 8. इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है? 8. 4 आर प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट एंड अपर जॉ and 4 in lower jaw. They are flat in shape. They help in biting and cutting of food and also known as cutting teeth. इस इंसीजर टीथ को हम और क्या कहते हैं? कटिंग टीथ. और इनकी संख्या कितनी होती है? 8. 4 हमारे अपर जॉ में होते हैं और 4 नीचे के जॉ में होते हैं. और इनकी संरचना कैसी होती है? ये फ्लैट होते हैं.
सेकेंड टीथ इज कैनाइन्स, दे आर 4 इन नंबर, इनकी संख्या 4 होती है। 2 कैनाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर जॉ एंड 2 आर प्रेजेंट इन द लोअर जॉ, आर अरेंज ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर इन ईच जॉ। ठीक है, ये इंसीजर के बगल में उपस्थित होते हैं। ये 2 हमारे अपर जॉ में होते हैं और 2 लोअर जॉ में। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड इन शेप, दे आर ऑल्सो नोन एज द टीयरिंग टीथ, और इन्हें हम क्या कहते हैं, टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शार्प और पॉइंटेड होते हैं। ओके, फिर थर्ड है हमारा प्रीमोलर, दे आर 4 इन नंबर इन ईच जॉ एंड आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू कैनाइन मेकिंग द टोटल 8 इन नंबर। प्रीमोलर जो टीथ होती है ये प्रत्येक जॉ में इनकी संख्या कितनी होती है, 4, और टोटल कितने होते हैं दोनों जॉ में, ये 8। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित होते हैं, कैनाइन्स के बगल। दे आर ब्रॉड एंड हैव ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस, ये चौड़े होते हैं और इसकी सरफेस कैसी होती है, फ्लैट होती है। दे आर ऑल्सो नोन एज क्रशिंग एंड ग्रेडिंग टीथ एंड दे हेल्प इन ग्रेडिंग फूड एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल पीसेज, और ये इनका काम क्या है, ये क्रश करती हैं हमारे दांतों, मतलब खाने को ये पीसने का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग टीथ। ओके, नाउ द फोर्थ इज मोलर, दे आर ब्रॉड देन प्रीमोलर एंड आर 12 इन नंबर। मोलर टीथ जो होते हैं वो प्रीमोलर से चौड़े होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ प्रीमोलर मेकिंग 6 इन नंबर इन ईच जॉ, और ये मोलर टीथ जो हैं ये प्रीमोलर के साइड में स्थित होते हैं और प्रत्येक जॉ में इनकी संख्या कितनी होती है, 6, मीन्स अपर जॉ में 6 होते हैं और नीचे वाले लोअर जॉ में भी 6 होती है इनकी संख्या, और टोटल नंबर ऑफ मोलर टीथ इज इक्वल टू 12। These teeth also help in grinding and crushing the food. Number of teeth in human body may vary from 20 to 32. एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या 20 से 32 तक होती है। A child has only 20 teeth. एक बच्चे में दांतों की संख्या 20 होती है। 10 in each jaw, which are known as milk teeth, और इस टीथ को हम क्या कहते हैं, दूध के दांत। Whereas an adult human has 32 in all, 16 in each jaw, which are known as permanent teeth, और जो एडल्ट व्यक्ति होते हैं उनमें दांतों की संख्या 32 होती है, 16 in each jaw, और this is called permanent teeth. Milk teeth shed by the age of 10 and replaced by permanent teeth. ये मिल्क टीथ जो होते हैं वो 10 साल के बच्चे के टूट जाते हैं और उसके बाद उनकी जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। मिल्क टीथ ऑल्सो शेड ड्यू टू सम अदर रीज़न लाइक एक्सीडेंट और एनी डिजीज, बट दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू टीथ। The tooth is covered with a tongue shiny white coat called enamel. जो हमारे दांत होते हैं ये एक सफ़ेद परत से ढके होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, enamel. It is a hardest substance in the human body. However, it decays due to the acid forms because of food. These acids are formed due to bacterial action on the sugar in the food. Carelessness towards cleaning of teeth causes the acid in corroded the teeth and causes tooth decay. जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे दांतों पर हो जाते हैं जिनसे क्या होता है कि हमारे जो दांत होते हैं
उनकी जो एनामल की परत होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे खराब हो जाती है और ज़्यादा होने पर ये क्या होती हैं, हमारे दांत को पूर्ण रूप से खराब कर देते हैं। In early age, there are 8 molar. The second set in our molar appear at the age of 18, or the after which we are known as wisdom teeth. Okay, here is a figure of premolar, incisor, molar, and canine. Now the second topic, which is tongue. Tongue is the strongest muscle in the body. Tanvi is a fresh muscular organ attached in the back of the free at the front. ये जो टंग होता है ये हमारे मस्कुलर बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती हैं और ये पीछे से ये फ्लशी मस्कुलर ऑर्गन बैक साइड से अटैच्ड होता है और आगे से फ्री होता है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. इट हेल्प अस टू ईट एंड फूड पुशिंग द फूड to our teeth, mix and food with the saliva and then enables us to swallow it. The upper surface of the tongue is covered with papilla that helps to grip food while moving it in the mouth. ये जो आगे से हमारी जीभ जो होती है ये फ्री होती है, ये खाने को मिक्स करने, उसमें सलाइवा मिलाने और उसको दांतों के चारों तरफ से पुश करने में सहायक होती है। और इसका अपर सरफेस जो होता है वो पेपिला से कवर्ड होता है। दैट हेल्प्स टू ग्रिप फूड वाइल मूविंग इन द माउथ, जो कि हमारे भोजन को मुंह में अंदर ही रखता है जब वो मुंह में चारों तरफ मूव करते हैं। द पेपिला ऑल्सो कंटेन टेस्ट ट्यूब दैट टिपिकली डिटेक्ट स्वेट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी। इसी पेपिला की वजह से हमें स्वाद का अनुभव होता है कि क्या खट्टा है, क्या बिटर है, क्या सॉल्टी है। ओके, नाउ द टंग ऑल्सो हेल्प टू पुश एंड च्यू फूड कॉल्ड bubbles down the throat. The muscles at the back of the tongue exert when we speak. Okay, now the salivary gland. The salivary gland secrete digestive juice called saliva to break down food into simpler form. जो salivary gland होती है वो सलाइवा एंजाइम को सेक्रेट करती है और यह भोजन के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में बदलते हैं। द सलाइवा कंटेन द एंजाइम एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज और ये एमाइलेज ही शुगर में चेंज करता है। फूड जो स्टार्च प्रेजेंट होता है हमारे भोजन में उसे शुगर में चेंज करता है। It is all about the buccal cavity. In the buccal cavity there are 3 parts: mouth, tongue and salivary gland. Okay. Now on the next topic, which is oesophagus or food pipe. buccal cavity के नीचे जो पाइप होती है उसे हम क्या कहते हैं? oesophagus. Oesophagus or food pipe is a muscular tube about 10 inches long through which food passes into stomach, which is pushed down the throat by the movement of tongue. Okay, now this movement is called पेरिस्टिक मूवमेंट और इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टिक मूवमेंट. It is the constant contraction and expression movement with the help of push the food down. ओएसोफेगस में जो भी हमारा भोजन जाता है वो नीचे की तरफ कैसे पुश होता है? एक पेरिस्टिक मूवमेंट की वजह से, मतलब जो उसका मस्कुलर सिस्टम जो है मसल्स वो खुलते हैं और सिकुड़ते हैं जिसकी वजह से भोजन हमारा बकल कैविटी से होता हुआ
स्टमक में पहुंचता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फूड पाइप। नाउ ऑन द टॉपिक स्टमक, where the food present. Now on the topic stomach. The stomach is a bag-like structure located at the base of esophagus. Stomach एक झोले की तरह एक संरचना होती है जो कि ओएसोफेगस के नीचे स्थित होती है। The walls of the stomach are very flexible and can hold up to 20 liters of food at a time. जो इसकी कैपेसिटी होती है स्टमक की, वो एक बार में 20 लीटर तक फूड को अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं। The upper part of the stomach relax to accept food and the lower parts moves mixed it with digestive juice. जो अपर पार्ट होता है स्टमक का वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, और लोअर पार्ट में इसमें डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं। द स्टमक मसल्स स्क्वीज एंड मिक्स द फूड विद द डाइजेस्टिव जूस। द इनर वॉल और लाइनिंग और द स्टमक सेक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। इस स्टमक में क्या सेक्रेट होती है, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस स्टमक में रिलीज होती हैं, और ये फूड के डाइजेशन में सहायक एंजाइम्स होते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द एसिड इज corrosive in nature and kills the bacteria present in the food and prevent the acidic medium for effective digestion. जो एसिड यहाँ स्टमक में उपस्थित होते हैं ये खाने में उपस्थित बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और पाचन में सहायक होते हैं। ओके, द गैस्ट्रिक जूस और द डाइजेस्टिव जूस इनसाइड द स्टमक एक्ट एज प्रोटीन, ब्रेकिंग them down to simple absorbable components. Food stays in the stomach from a few minutes to a few hours depending on the type of food we eat. The food in the stomach in the semi-digested are called the chyme, and then the food goes into the small intestines. स्टोमक में ये अनडाइजेस्ट फूड कुछ समय के लिए रहता है। ये उस बात पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का भोजन ग्रहण किया है। जल्दी पचने वाला भोजन जल्दी से पच जाता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और अगर हमने भारी भोजन किया हो तो वो पचने में समय लेता है। और ये सेमी डाइजेस्टेड मतलब अर्ध पचा हुआ भोजन को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, और ये काइम कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन, food from stomach reaches the small intestine. The small intestine is highly coiled structure measuring about 7.5 meter और 750 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर या 750 सेंटीमीटर, और इसकी संरचना कैसे होती है, गोल कॉइल के रूप में इसकी संरचना होती है। Contrary to this name, the small intestine is longer than the large intestine. जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है वो इस कॉइल की वजह से ज़्यादा लंबी होती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर। It is reddish brown in color and situated in the upper part of the abdomen on the right side. और यह रेडिश ब्राउन कलर की संरचना होती है और ये एब्डोमेन के राइट साइड पर स्थित होती है। लीवर सेक्रेट्स द बाइल जूस विच इज द
liver secretes the bile juice which is drained into the small intestine. जो लीवर है वो क्या सेक्रेट करती है, बाइल जूस सेक्रेट करती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुंचती है. इन बिटवीन मील द बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. और जब तक हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो ये जूस गॉल ब्लैडर में स्थित रहती है. द बाइल मिक्स विद द फूड एंड डिजॉल्व द फैट इन इट. दिस इज देन एक्ट अपॉन द एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रियाज and the lining of the intestine. Pancreas is the second largest gland in the body after liver. Pancreas जो है हमारे बॉडी में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है जो लीवर के बाद आती है. It is situated behind the stomach. Most of the digestive enzymes are secreted by pancreas, and in small intestines enzymes from the पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन. और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का क्या होता है, डाइजेशन होता है. पैंक्रियाज ऑल्सो सेक्रेट इंसुलिन विच हेल्प्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर बाय द body. Carbohydrates break down into simple sugar such as glucose, fat and fatty acid, and glycosyl and the protein into amino acid. स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो जाती है किसमें, सिंपल शुगर में, सच एज ग्लूकोज, फैट्स एंड फैटी एसिड में, एंड ग्लिसरॉल में, एंड द प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज होती है. इस तरह से अधिकतर डाइजेशन की प्रक्रिया हमारे कहाँ स्थित होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. नाउ हियर इज द लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज द एलिमेंट्री कैनाल is also a long tube. The large intestine, the small intestine passes into the large intestines and it is about 1.5 meter long. और लार्ज इंटेस्टाइन्स की लंबाई होती है 1.5 मीटर. इट इज़ डिवाइडेड इनटू सीकम, कॉलन एंड रेक्टम. लार्ज इंटेस्टाइन 3 भागों में विभाजित होती है. पहला है सीकम, दूसरा है कॉलन और तीसरा है रेक्टम. इट इज़ ए वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये चौड़ी ट्यूब होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है. द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ मेनली एब्जॉर्प्शन. और यहाँ पर ही शरीर में भोजन में उपस्थित जो भी तत्व होते हैं इनका क्या अवशोषण होता है. द लार्ज इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब वाटर एंड हेल्प्स इन रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड. लार्ज इंटेस्टाइन्स में जो भी वाटर होती है वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में, उसे वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज़ कर देते हैं. आफ्टर एब्जॉर्प्शन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द फूड रिमेनिंग पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल एंड अंडरगोज फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन पासेस इनटू द रेक्टम. और इस एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के बाद लार्ज इंटेस्टाइन से ये अनडाइजेस्ट फूड रेक्टम में पहुंच जाता है एंड इज स्टोर्ड हियर एज सेमी सॉलिड फेसेस. और ये यहाँ पे स्टोर हो जाता है किस रूप में, अर्ध तरल पदार्थ के रूप में. द फीकल मैटर इज पास थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एनस. और ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर से बाहर पास हो जाता है, कहाँ से, एनस से. दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एगिशन. और यह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हमारे शरीर से अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है, इसे हम क्या कहते हैं, एगिशन. नाउ द होल टॉपिक इज़ completed about our digestion. I hope there is no any doubt in this chapter. You can understand very well. Now that's all for today. Thank you, class.